नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्नाटक की उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है तिलक नगर पुलिस स्टेशन को। और ये मामला क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्यों उन्होंने बोला है, इस पर भी बात करेंगे। जो भी नए साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे साथ चैनल पे उपस्थित हैं आर के शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? जी नमस्कार। ठीक है साहब। तो साथियों, आप लोगों को बताना यह है कि बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण जी पर एफआईआर करने का आदेश दिया गया है। और ये मामला है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। और ये 27 सितंबर को ये स्पेशल कोर्ट ने इस पर आदेश दिया है। और इस पर जो याचिका लगाई थी वो जन अधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी के आदर्श अय्यर हैं, बेंगलोर से हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज की थी और कार्रवाई की मांग की थी। और ये जो मामला है, ये अप्रैल में इन्होंने शिकायत दर्ज किया था, जिसमें जेपी नड्डा जी का भी नाम उन्होंने लिया था। और ये सुनवाई 42वीं एसीएमएम कोर्ट में दायर जो याचिका थी, वहां पर इस पे सुनवाई चल रही थी। तो इस पे जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम डाला था इस मामले को लेकर के, उसमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उसमें ईडी के अधिकारी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के बारे में भी उसमें जिक्र था। और तत्कालीन भाजपा के कर्नाटक के अध्यक्ष थे नलिन कुमार कटील जी। और बीवाई विजेंद्र के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। और उसमें कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपया और अरविंदो फार्मा से 49 करोड़ रुपया चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूला गया है। तो इसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ हैं आर के शर्मा जी। तो शर्मा जी, इस पे जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के सिद्धारमैया जी, उन्होंने केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि कर्नाटक भाजपा के नेता सीतारमण के इस्तीफे के लिए कब प्रदर्शन और मार्च करेंगे। अगर निष्पक्ष जांच होती है तो पीएम मोदी और कुमार स्वामी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ये सिद्धारमैया जी ने कहा है। वहीं दूसरी तरफ एआईसीसी नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में जयराम रमेश जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जयराम रमेश जी और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं हमारे देश की, उन पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, उनसे इस्तीफे की मांग की है। तो सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनवाते हैं जयराम रमेश जी का, उनको सुने, फिर शर्मा जी से आगे बात को बढ़ाते हैं। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम गैर संवैधानिक है, ये संविधान के खिलाफ है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसके बाद 21 मार्च 2024 को सुप्रीम कोर्ट के दबाव के कारण एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सारी जानकारी पब्लिक में डाल दी। किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, कब खरीदा है और किन किन पार्टियों को फायदा पहुंचा है।
ये 21 मार्च 2024 को ये जानकारी प्रकाशित हुई। हम लोगों ने 4 रास्ते ढूंढ निकाले जिससे ये षड्यंत्र रचा गया। पहला रास्ता, चंदा दो धंधा लो, ये प्रीपेड हो गया। दूसरा रास्ता जो था, ठेका लो चंदा दो या रिश्वत दो, उसको कह सकते हैं रिश्वत दो, ये पोस्ट पेड हो गया। तो पहला रास्ता प्रीपेड था रास्ता, दूसरा रास्ता पोस्ट पेड रास्ता था। अब देखिए तीसरा रास्ता क्या था जो इस एफआईआर के संदर्भ में अहम महत्व रखता है, और यह तीसरा रास्ता था हफ्ता वसूली। और यह हफ्ता वसूली का दूसरा नाम पोस्ट रेड, पोस्ट पेड नहीं, पोस्ट रेड। ऐसे कई कंपनियां थी जिन पर रेड हुआ, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा और वो छूट गए, ईडी के जाल से छूट गए। तो ईडी का इस्तेमाल, भारी इस्तेमाल हुआ इस तीसरे रास्ते में, यानी कि हफ्ता वसूली रास्ते में, पोस्ट रेड रास्ते में। और चौथा रास्ता था फर्जी कंपनी। आज भी नहीं पता चल पाया है इन फर्जी कंपनियों का असली मालिक कौन है। तो ये 4 रास्ते कुल मिलाकर बीजेपी को 5.5 साल में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा चंदा वो इकट्ठा कर पाए। तो ये है बैकग्राउंड, ये है पृष्ठभूमि इस एफआईआर का। परसों दिन एक बेंगलुरु के एक विशेष कोर्ट के आदेश अनुसार एक एफआईआर दर्ज हुआ है। ये जो नाम एफआईआर में शामिल किए गए हैं, ये कोर्ट के वजह से, कोर्ट ने कहा है, आदेश दिया है, विशेष अदालत ने आदेश दिया है। एक्यूज नंबर 1 सर्वोपरि देश के हमारे वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक रूप से, न्यायिक रूप से और राजनीतिक रूप से वो दोषी हैं। ईडी, इनकम टैक्स, ये 2 संस्थाएं सीधे वित्त मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, और एसबीआई भी वित्त मंत्रालय के जुरिस्डिक्शन में आता है। तो एक्यूज नंबर 1 जो हमारे यूनियन वित्त मंत्री हैं, भारत के वित्त मंत्री हैं, उनको फौरन इस्तीफा देना चाहिए। पर आज हमारी मांग है, इस एफआईआर को मद्देनजर रखते हुए वित्त मंत्री का इस्तीफा अनिवार्य है। आपने देखा जिस तरीके से उन्होंने डिमांड किया है, और ठीक वही सवाल जो है सिद्धारमैया जी भी ने किया है। तो शर्मा जी, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि क्या वित्त मंत्री जी इस्तीफा देंगी? देखिए साहब, हमारे वित्त मंत्री जी, ये जो 6 साल पुराना जो एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसका जो प्रस्ताव रखा गया था 14 सितंबर 2017 में, तत्कालीन जो गवर्नर थे उन्होंने इसके विषय में बिल्कुल जो प्लीज दिए गए थे कि पार्टी, जैसे पार्टी आपको याद होगा विराट जी, कि पहले पार्टियां जो है 20-20 हजार रुपए से ज्यादा चंदा नहीं लेती थी, और उसका भी बाकायदा जो है पर्ची काटी जाया करती थी, और उसका जो है हिसाब होता था, और एक एक पर्ची का भी ये सारी चीजें जो है चुनाव के लिए ये सारे काम होते थे। मगर हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की जो पार्टी है, उन्होंने इस जो एक पर्ची वाला सिस्टम था, जो एक पारदर्शी था एक तरीके से, उसको, उसकी पारदर्शिता खत्म करने के लिए और
मैं स्पष्ट बोलूं आपसे, मैं फिर आपसे असली बात पर आऊंगा कि उन्होंने एक ये स्कीम निकाली इलेक्टोरल बॉन्ड की, जिसमें देने वाले का नाम, लेने वाले का नाम उजागर ना हो और हर चीज अंधेरे में हो, जिससे कि किसी को मालूम ही ना पड़े। और आपको मैं थोड़ी सी एक और भूमिका बना दूं अबरार जी, कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की या विश्व में सबसे अमीर पार्टी कही जाती है। कांग्रेस पार्टी पिछले लगभग 100 साल से, या मैं कहूं आजादी से 70-75 साल के अंदर भी इतनी अमीर पार्टी नहीं बन पाई जितना भारतीय जनता पार्टी एक बहुत छोटे से स्पैन में, विद इन 10 ईयर्स बहुत बड़ी पार्टी बन गई, अमीर पार्टी हो गई। इनके ऑफिसेस 600 500 करोड़ के बनने लगे। इनका हेड ऑफिस जो है लगभग 1600 करोड़ रुपए का है, जैसा पीछे खबरें आई थी। तो अब मैं आता हूं मुद्दे पर। तो ये जो पैसे का जो खेल है, पार्टी फंड में पैसा इकट्ठा करने का जो एक तरीका इलेक्ट्रोल बॉन्ड के द्वारा इस सरकार ने ये लेकर के आई, जिसको तत्कालीन गवर्नर आरबीआई के गवर्नर ने मना किया था, मगर उनको इस का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा, उनको जो है रिटायरमेंट दे दिया गया। नंबर 2, और जो अब ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो एक प्रोसेस चालू किया गया है, जैसा अभी जयराम रमेश जी कह रहे थे, और एक और बात मैं बता दूं आपको, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री क्या कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मगर आज मैं ये समझता हूं कि इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो ये टेक्निक अपनाई गई, इसका खुलासा तो देखिए अभी होगा और होगा, उसमें मैं और आगे की बात कहूंगा। आज जो मैं समझता हूं इस पार्टी में, या नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि साहब न खाऊंगा न खाने दूंगा, मगर आज खाऊंगा भी, चुराऊंगा भी और वसूली से सताऊंगा भी। अगर आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड की हिस्ट्री उठा करके देखें कि जहां जिस कॉरपोरेट ने, जिस छोटे व्यापारी ने अगर कोई जैसे चंदा लेने के लिए पार्टी जाती है, नानुकुर की है, या किसी नेता के घर भी, तुरंत ईडी की कार्यवाही, तुरंत सीबीआई की कार्यवाही, तुरंत इनकम टैक्स के उनकी रेट्स। क्या है ये? सताने वाली स्थिति है। तो 2017 से जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके अंदर लगभग आज तक, या जब तक ये कहें 2024 तक, 15 फरवरी 2024 तक, जो एसबीआई का जो डाटा निकल के आया है, या जो ओवरऑल अगर देखा जाए 8,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला हुआ है। और आपको याद होगा ब्राट जी, राहुल गांधी ने पूछा था पार्लियामेंट के अंदर कि आपका अमुक अमुक व्यक्ति से क्या नाता है, तो उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी गई थी। कारण मोदी जी का जो ये फंडा है कि मैं आपको सताऊंगा भी। ये तो भला हो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने जो है ये फैसला दिया कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो सिस्टम है, इट इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कानूनी वैधता नहीं रखता है। और फिर देखिए क्या नाटक हुआ था कि साहब कोई डिटेल्स हमारे पास नहीं है, मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर थोड़ा सा उनको प्रेशराइज किया, तब उन्होंने कहा कि साहब हमें टाइम लगेगा। एसबीआई ने भी कहा, फिर थोड़ा सा और चूड़ी टाइट की गई, तब फिर उन्होंने वो डिटेल्स दी। क्या है साहब ये? तो इसका कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो खेल खेला गया है, वो केवल ईडी को, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर का नंबर 1 पार्टी बनाई है, जो एफआईआर या जो भी वो लगाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और इस तरीके से जो नंबरिंग दी गई है। देखिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब किसके अंडर में आता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। भाई जो जरा सा नेता अगर आपके विपक्ष में बोल रहा है
आपके पक्ष की बात नहीं कर रहा है, उसके घर तुरंत ईडी की, तुरंत सीबीआई की रेड डलवा दीजिए, इनकम टैक्स का जो है वो निकाल दीजिए उसके खिलाफ। तो ये एक राजनीतिक लाभ उठाया गया है और हमने खूब देखा है इस चीज को। और जो टोटल ईडी और सीबीआई के जो रेट्स हुई हैं अबरार जी, लगभग 5,000 केसेस जो है, लोग 5,000 केसेस हुए हैं, मगर कन्विक्शन किसी में आज तक 25-30 कन्विक्ट लोग पाए गए हैं। तो ये क्या नाटक हुआ साहब? ये सत्ता पाने का एक जरिया रहा है। और जैसा जयराम रमेश जी ने बतलाया है कि जो फ्रीलांसर हैं या जो एक सामाजिक वो है, उन्होंने एफआईआर, और फिर माननीय कोर्ट ने, बेंगलुरु कोर्ट ने जो ये एफआईआर के आदेश दिए हैं। तो मैं ये समझता हूं कि एक मॉरल ड्यूटी बनती है फाइनेंस मिनिस्टर की, क्योंकि पहले हम देखा करते थे कि अगर किसी पर एलिगेशन आया है तो लोग इस्तीफा दे देते। या जैसे अभी अगर मैं कहूं, जैसे अभी शराब घोटाले का मसला आया तो बीजेपी ने बहुत ज्यादा शोर मचाया था कि अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए, शिबू सोरेन साहब ने दिया ही था इस्तीफा। बीजेपी कैसे पीछे पड़ रही है। आज फाइनेंस मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं बोल रही है कि साहब आप पे एलिगेशन है, एफआईआर है और सारी बात है। हालांकि इसके अंदर एक प्रोसेस है साहब, क्योंकि इसमें ये जो, मैं तो इसको षड्यंत्र कहूंगा, बेल, क्योंकि जेल जो है एक लास्ट ऑप्शन है, उसके अंदर अंडर प्रोसेस जो है उसमें पहले समन्स होंगे, समन्स के बाद इंक्वायरीज होंगी, फिर बयान होंगे, उसके बाद जो है सारी चीजें होंगी। मगर उनको ये चीज मद्देनजर रखते हुए, जब उनकी, मैं ये कहूं कि उस पे आंच आ रही है, इस्तीफा तो बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जो जयराम रमेश जी ने कहा है कि जो एक तरीके का ये जो बॉन्ड का जो खेल है, वो एक ऐसा खेल है जो हमारे भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीति में कभी नहीं खेला गया है। तो अभी तो फिलहाल ये है। और कुछ आपका एक प्रश्न और हो तो बताइए। देखिए, ऐसा है साथियों, जो भी दर्शक हैं वो समझ लें कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो शुरू कब हुआ था, और ये 2017 में शुरू किया गया था, और जिसको उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी ने इसको शुरुआत की थी। और इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था 2 जनवरी 2018 को अरुण जेटली जी के टाइम पे हुआ था। और जब आपको फरवरी में माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर, इसको रोक लगा दिया, बता दिया कि ये गैर संवैधानिक है, तो उसके बाद हमारी देश की वित्त मंत्री जो भी मौजूदा हैं, उन्होंने ही कहा था कि अगर हमारी सरकार आगे बनती है तो हम इसको दोबारा लागू भी करेंगे। तो ये उनका जो है सोचा समझा हुआ एक कार्यक्रम है, और जो पहल हुई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। इसी में अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कुछ टिप्पणियां की हैं, और वो टिप्पणियां उन्होंने कुछ खास लोगों पर की हैं, तो थोड़ा उनको भी सुनते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप ही लोगों ने, यानी प्रेस ने, अभी नहीं पिछले 1 वर्ष के अंदर अनेक सार्वजनिक रूप से नाम, किस्से, कहानियां, फैक्ट्स, तथ्य, डेट सब प्रकाशित की हैं। इसलिए जो मैं कह रहा हूं नया नहीं है। लेकिन क्या पैटर्न क्या रहा है? पहला पैटर्न यह है कि आपने कब लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, किस तिथि पे लिया, कितने का लिया, उस लेने के पहले कितनी बार दस्तक दी आपके दरवाजे पे ईडी ने और आईटी ने, उस दस्तक के बाद आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, कभी जेल के अंदर या जेल के बाहर,
और उसके बाद ये जादुई छड़ी हुई कि आपने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड, आपने स्वतः खरीदा, ये आपको विश्वास दिलाया जा रहा है, स्वतः इन्वर्टेड कॉमर्स में है, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और उस जादुई छड़ी के बाद या तो आप रिहा हो गए या आपके पूरी कार्रवाई पे ढील दी गई। इसके ये तीसरा पक्ष है, इसके उदाहरण दसों हैं। मेरे काबिल मित्र आपको कई उदाहरण देंगे। एक उदाहरण है गेमिंग के विषय में, हैदराबाद से है। दूसरा उदाहरण है उन व्यक्तियों का जिनके केसेस आपके सामने आए, वो भी हैदराबाद से हैं। उनमें से कोई अप्रूवर बना, किसी ने किस्सा कहानी सुनाई पहले बिल्कुल विपरीत बोलने के बाद, और अंत में उनको छोड़ा गया या बेल मिली इलेक्टोरल बॉन्ड्स बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स के खरीदने के बाद। तीसरा उदाहरण एक ऐसी कंपनी का है जिसको लगता है वो एक ही कंपनी है जो सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती है भारत सरकार के, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण तक जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वही लेती है। इसने लगभग 1000 करोड़ या 900 करोड़ का आंकड़ा एक कंपनी का इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। कई कार्रवाई हो रही हैं, हुई, चली, रुक गई, थम गई। उसके बाद इस प्रकार की और कंपनियां हैं आंध्र प्रदेश में, मैं तेलंगाना की बात नहीं कर रहा हूं जहां के और उदाहरण थे, दक्षिण में, इत्यादि इत्यादि। और कई तो ऐसे उदाहरण हैं, ये सब आपको हम एक लिखित रूप में देंगे, छपा हुआ है, आप ही लोगों ने छापा है। एक ऐसे ग्रुप की है जिसका पूरा का पूरा पेड अप कैपिटल, पूरा का पूरा पूंजी, पूरा का पूरा जो उसकी क्षमता है वो एक आंशिक रूप से 100 करोड़ की भी नहीं होगी। उन्होंने 500-500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। ये इसका तीसरा पहलू है। उच्चतम न्यायालय का एक्सट्रैक्ट्स के बाद ये उसका तीसरा पहलू है। तो आपने सुना उन्होंने किस तरीके से विस्तार से सारी चीजों को दिखाया, बताया है। तो ये सोचने का विषय है, समझने का विषय है कि आखिर अब देखना होगा कि भाई जिन पर एफआईआर दर्ज करने की बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है वो कितना असरदार साबित होगा, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वो खुद सरकार में शामिल है, जिसमें कि जो पहला नाम है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, उसके बाद है जेपी नड्डा जी है और बाकी जितने लोग हैं। तो वो कितना असरदार साबित होगा, वो कहां तक ये कार्रवाई पहुंच पाएगी, ये आने वाला समय हम लोगों को बताएगा। तो शर्मा जी इसमें और कोई बात आपको ऐड करना हो तो ऐड मैं ये तो कहना चाह रहा था कि 4 महीने पहले जेपीसी की उसके हाँ मतलब जेपीसी की भी और उसकी एसआईटी की जो है उसकी सिफारिश की गई थी। मगर देखिए जेपीसी तो चलो एक वो हो जाएगा कि एक अपना पार्लियामेंट के हिसाब से डिसाइड होगा, मगर एसआईटी की जांच तो होनी चाहिए। जब कोई मुद्दा उठाया गया है मगर उस पर भी साइलेंट है। और ये जो देखिए हफ्ता वसूली का जो एक इनका एक तरीका था, आपने देखा होगा केसेस कि कोई अगर सरमाएदार है, भाई या तो इतने पैसे दे दो, नहीं तो आपके पीछे ईडी छोड़ दी जाएगी और फिर उस पर एलिगेशन लगाए गए। जब उसने इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसा दे दिया तो उसको छोड़ दिया गया, उसको बेल दे दी गई। जिस कंपनी की औकात 100 करोड़ की नहीं है, वो 500 करोड़ का जो है चंदा कैसे दे रही है? इसका मतलब है कि ये सारी चीजें जो है, जो अभी जैसे जयराम रमेश जी ने कहा चंदा दो, धंधा दो, और फिर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो बड़े बड़े ठेके दिए गए हैं वो किन साहब को दिए गए हैं, किन लोगों को दिए गए हैं, ये भी एक विचारने वाली बात है। और वही लोग जो है आज पूरे देश के ठेके लिए बैठे हैं। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे मैं किस तरफ कहना चाह रहा हूं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो प्रश्न उठाया था कि आपका क्या नाता है, क्या रिश्ता है, तो बताएं। कुछ चंद ही सालों में कोई व्यक्ति
2014 से पहले सपोज 10 रुपए की जिसकी औकात थी, आज वो 10 साल के अंदर 1000 की उसकी औकात हो जाए या 10,000 की औकात हो जाए, किस कारण से हो जाए साहब? तो जो जयराम रमेश जी ने कहा कि ठेका लो और धंधा लो, तो ये बातें इस तरीके से है। और मैं समझता हूं जो एक लोकतंत्र की जो एक हम लोग दुहाई देते हैं, उसके अंदर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, ये एक मैं समझता हूं काला अध्याय निश्चित रूप से है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी व्यक्ति दोषी है, हालांकि मॉरली तो जब फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में ये सारी चीजें आती हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसकी निष्पक्ष जांच के खुद स्वयं आदेश दें और स्वयं जो है उससे जो है अलग हटके, अपनी पोजीशन से हटके, अपने जो उनका कैडर है एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वहां से इस्तीफा दें और जांच को स्वतंत्र रूप से चलने दें। तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अन्यथा मैं समझता हूं कि हमारे देश की जनता जो है इसको समझ में नहीं आएगा कि घोटाला कहाँ हुआ है, किसने खाया है, किसको खिलाया है, किसको सताया गया है। ये सारी चीजें तभी पब्लिक के सामने आएगी। जी, मैं ये जोड़ना चाहता। जी, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि देश की सरकार और माननीय न्यायालय इस पे सख्त कदम उठाएंगे और इसकी जांच के भी आदेश देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।